स्टार्ट। मेधावी और प्रतिभा संपन्न छात्रों के मन में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा का होना बहुत स्वाभाविक है। पर्याप्त जानकारी और उचित दिशा निर्देश के अभाव में उन्हें विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने की बात आकाश में तारे तोड़ लाने जैसी लगती है, किंतु ये सब सच नहीं है। प्रतिभाशाली और होनहार छात्र जो अधिक धनी नहीं हैं और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में छात्रवृत्ति की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपने भविष्य के लिए आगे का मार्ग निश्चित कर सकते हैं। आइए इस विषय में आपको कुछ उपयोगी जानकारी दें, ताकि आप भी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अपना स्वप्न साकार कर सकें। भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत हद तक इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली के अनुरूप है। इसके अलावा वहाँ अध्ययन के लिए प्राय इंग्लैंड ही जाना अधिक पसंद करते हैं और अक्सर यह होता है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अधिकांश लोग वहीं नौकरी भी कर लेते हैं। शोध और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले भारतीयों के साथ भी यही होता है। शायद यही कारण है कि इंग्लैंड में कार्यरत इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा अन्य प्रशिक्षित मानव संसाधनों में बड़ी संख्या भारतीय मूल के लोगों की ही है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में स्वदेश वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में उपलब्ध सुविधाओं, सामाजिक परिवेश एवं अपने बच्चों की ब्रिटिश जिंदगी के संबंधों को एक झटके में समाप्त कर सकने का साहस नहीं रखते। इसलिए चाहे अनचाहे अपनी मातृभूमि से दूर हो जाते हैं। इंग्लैंड में विदेशी छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता आवश्यक है। ऐसे लोगों के मत में ब्रिटेन की अंग्रेजी भाषा का स्तर भी महत्वपूर्ण है। भारत में कॉन्वेंट या अन्य पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए इससे कोई बाधा नहीं पड़ती, किंतु हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को वहाँ अवश्य ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए कुल 47 विश्वविद्यालय एवं संस्थान हैं, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जो विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदत्त कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रकुल देशों और ब्रिटिश
काउंसिल की ओर से भी वहाँ छात्रवृत्तियों का प्रबंध है। यहाँ के विश्वविद्यालयों में विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास के शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं। विराम कैलेंडर का आरंभ करने का श्रेय भारत को जाता है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व कैलेंडर का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम इसकी रचना मिस्र ने की थी। विश्वास किया जाता है कि इसमें 12 मास होते थे। सभी मासों में दिनों की संख्या 30 होती थी। प्रत्येक माह 10-10 दिनों के सप्ताहों में विभक्त था। हजारों वर्ष पूर्व संभवतः मिस्र के लोग दशमलव प्रणाली का महत्व समझ गए थे। दिनों को संख्या के आधार पर जाना जाता था। वर्ष के अंत में जिस दिन तथा रात बराबर होते थे, परंतु इनकी गणना वर्ष में नहीं की जाती थी। विराम सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के इस कथन का अभिप्राय युवावस्था के आगमन पर समझ में आने लगता है, जब व्यक्ति घर गृहस्थी के जंजाल में उलझने लग जाता है। वह अपनी पत्नी और संतान के लिए बहुत कुछ निष्प्रह भाव से करने के लिए विवश हो जाता है, किसी दबाव के कारण नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा के कारण। विराम प्रकृति में सेवा का नियम गति से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। सूर्य और चंद्र विश्व को प्रकाश प्रदान करता है, वायु जीवनदायक श्वास प्रदान करती है, पृथ्वी रहने का स्थान देती है, वृक्ष छाया देते हैं आदि। वे ऐसा जीवन किसी प्रतिफल प्राप्ति की भावना से नहीं करते हैं। वे केवल अपने जन्मजात स्वभाववश ऐसा करते हैं। सड़क के किसी कोने में पड़े हुए घायल या बेहोश व्यक्ति को उठाकर जब अस्पताल ले जाते हैं,